गामा नाइफ सर्जरी इस तरीके की सर्जरी होती है कि उसमें कोई नाइफ नहीं होती है, उसमें रेडिएशन आपको जो है वो तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में दी जाती हैं। जितना रिस्क जो है एक प्रेगनेंसी के ऑपरेशन में होता है, उतना ही रिस्क अब हम लोग जो है न्यूरो सर्जरी या ब्रेन सर्जरी में भी होता है। दैट डिपेंड्स कि जो है किस तरीके का ट्यूमर है, उसकी प्रोग्नोसिस, उनका जो है सर्वाइवल, सारा का सारा जो है उन्हीं चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी लाइफ का हर छोटा बड़ा काम किसके इंस्ट्रक्शंस पर होता है? हमारे ब्रेन के। हमारे सोने से लेकर जागने और जागने से लेकर सोने तक हमें ऑपरेट करने की जिम्मेदारी हमारे ब्रेन की होती है। पर ज़रा सोचिए कि कभी कोई ऐसी चीज़ जो धीरे धीरे आपके ब्रेन को दबाना शुरू कर दे और डेली लाइफ में आपको लगे कि आपके रूटीन वर्क में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। कहीं ये ब्रेन में आहिस्ता आहिस्ता पनपने वाले ट्यूमर की शुरुआत तो नहीं? नहीं, डरिए मत, पर इससे अवेयर रहिए। बस इसी से जुड़ी हर जानकारी से आपको अवेयर कराने के लिए डियर डॉक्टर की इस सीरीज़ में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी GSVM मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर डॉक्टर मनीष सिंह जी। डॉक्टर साहब, हम लोग आज ब्रेन ट्यूमर पर बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? मैडम, एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर जो है, अगर ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, अगर कोई उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए और जो उसके जिससे वो सेल से बने हैं, अगर वो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन के कारण हो रही है, तो उसको जो है ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और ब्रेन ट्यूमर जनरली जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जो है बिनाइन, दूसरे जो है मैलिग्नेंट। बिनाइन वो ट्यूमर होते हैं जो कि जो है नॉन कैंसरस होते हैं, और जो कैंसरस होते हैं उनको जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहा जाता है। ओके डॉक्टर साहब, अगर इन ब्रेन ट्यूमर के ग्रोथ की बात करें तो कई बार सामने आता है कि किसी पेशेंट का, लाइक आपने एग्जामिन किया कि इनका ट्यूमर तो बहुत बड़ा है ब्रेन में, तो उन ट्यूमर की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो क्या मान सकते हैं कि कितने साल पहले का पुराना हो सकता है ट्यूमर, या कितने ड्यूरेशन में ये डेवलप होता है, बढ़ता है? ये चीज़ें जो हैं कि ट्यूमर की ग्रोथ किस तरीके से होती है, ये ट्यूमर की वैरायटी के ऊपर होती है। जो जनरली बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि जो कैंसरस नहीं होते हैं, ये बहुत स्लोली ग्रो करते हैं। इनको ग्रो करने में कई वर्ष लगते हैं। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं, कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, ये जनरली जो हैं अपनी साइज़ के जो ब्रेन में पाए जाते हैं, जो हाईएस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर है, जिसको जो है ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म कहते हैं, ये अपनी साइज़ का डबल जो है वो जो है 2-3 ही महीने में हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का ट्यूमर है और उस तरीके से उनको जो है जांच के उनका जो है ट्रीटमेंट जो है प्लान किया जाता है। ओके डॉक्टर साहब, अब अगर हम ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों की बात करें, क्योंकि लाइक अगर वो 2 महीने पहले से बनना शुरू हो गया है या कुछ साल पहले से बनना शुरू हो गया है, तो अगर कुछ साल पहले बनना शुरू हो चुका है, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं जो पेशेंट पहले ही उस स्थिति को समझ ले तो वो आगे और ना डेवलप हो? ब्रेन ट्यूमर के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उनके अंदर ब्रेन ट्यूमर पनप रहा है, तो जनरली जो है पेशेंट जो है हम लोग के पास कंप्लेन करके आता है। उनको पता लगता है कि अर्ली मॉर्निंग हेडेक, पेशेंट जो है जब सोता है सवेरे उसको जो है इतना सीवियर हेडेक होता है कि वो जग जाता है। दैट इज़ वन मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की जो कि सर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण होता है। उसके साथ एसोसिएटेड होता है कि पेशेंट जो है कहता है कि हमको हेडेक के साथ जो है वॉमिटिंग आ रही है। कोई मरीज़ कहता है कि हमारे एक हिस्से में जो है कमज़ोरी महसूस हो रही है, कभी हाथ में एक साइड के, कभी पैर में। कोई पेशेंट कहता है कि हमको जो है फिट्स पड़ते हैं, एपिलिप्सी पड़ रही है। कि मतलब कि पेशेंट अगर ये कहे कि मेरे को जो है फिट्स पड़ा है, तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि हो सकता है कि इसको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, उसकी जांच करते हैं। इसी तरीके से हाथ पैरों में अगर जो है कोई पेशेंट कहता है कि हमको जो है सेंसेशन कम फील हो रहा है या एबनॉर्मल सेंसेशंस आ रहे हैं, तब भी हम जो है सस्पेक्ट करते हैं एक साइड में कि हम रूल आउट करते हैं कि उनको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। और इस तरह के सिम्टम्स अगर कभी नज़र आएँ तो फिर
क्या करना चाहिए पेशेंट को? लाइक अगर वो आपके पास भी आएँ तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं उनको? जनरली जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो जो है जनरली पेशेंट्स को न्यूरोसर्जन्स के पास जाना चाहिए अपने को दिखाने के लिए कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ है। हम लोग के पास जब पेशेंट आते हैं, अगर हम सस्पेक्ट करते हैं तो उनका जो है सीटी स्कैन या फिर एमआरआई, डिपेंड्स की क्या ज़रूरत है उनको कराने की, हम लोग करा के रूल आउट करते हैं। और जो है अगर डायग्नोस होता है तो फिर जो है हम लोग जो है उसका फर्दर ट्रीटमेंट के लिए प्लान करते हैं। और अब जब हम इसके ट्रीटमेंट की बात पर आ गए हैं डॉक्टर साहब, तो फिर ये जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है कि ट्रीटमेंट में क्या सिर्फ ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज होता है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि अगर शुरुआत की स्टेज है तो फिर दवाइयों से वो सही हो सकता है? एक्चुअली ऑपरेशन ही नहीं, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का ब्रेन ट्यूमर है। अगर पेशेंट का ब्रेन ट्यूमर इस तरीके का है कि जो बेनाइन है, जिसको हम कह रहे हैं कि नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं, जनरली जो है ऐसे ट्यूमर्स को सर्जरी करके निकाल देने पे ही जो है उनका जो है क्योर हो जाता है। लेकिन जो मैलिग्नेंसीज होती हैं, जो कि कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, उनमें ट्रीटमेंट की कई सारे मॉडलिटीज़ लगते हैं। उसमें से ऑपरेशन करना भी है। ऑपरेशन करने के बाद जो है उनको जो है दवाएं भी शुरू करनी पड़ती हैं जो एंटी कैंसरस होती है, इसको कीमोथेरेपी कहते हैं। और पेशेंट्स को जो है कभी कभी रेडिएशन भी देना पड़ता है कि ट्यूमर्स को हम सप्रेस कर सकें। ना, तो ये 3 मॉडलिटीज़ मेन हैं। एक तो सर्जरी है, दूसरा है कैंसरस ब्रेन ट्यूमर पे, दूसरा जो है रेडियोथेरेपी है, तीसरा जो है कीमोथेरेपी है, जिनके माध्यम से हम जो है ब्रेन ट्यूमर्स को क्या कहते हैं क्योर कर सकते हैं। और अभी मॉडर्न एराज में अगर ट्यूमर बहुत छोटे होते हैं या फिर जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं जो मल्टीपल होते हैं, तो अभी जो है बहुत सारी रेडियो सर्जरीज़ भी आ गई हैं। रेडियो सर्जरी का मतलब जैसे गामा नाइफ जिसको कहते हैं, कि हम रेडिएशन से ही ब्रेन ट्यूमर्स को जो है क्या कहते हैं साइज़ जो है रिड्यूस कर सकते हैं या अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी अब न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ में इनके अलग अलग ट्रीटमेंट्स जो हैं हम लोग करते हैं इनको क्योर करने के लिए। एंड ये जो रेडिएशन थेरेपी की बात अगर हम करें डॉक्टर साहब, तो क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं या कुछ इसके हार्म्स भी हो सकते हैं? जी हाँ, एक्चुअली रेडिएशन थेरेपी जो पहले चलती थी, जनरली जो कई सेंटर में अभी भी दी जाती है, जो पूरे होल बॉडी रेडिएशन, इसके जो हैं बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे ब्रेन में हम देते हैं तो जो ट्यूमर है उस पर भी साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। वो जो ट्यूमर है उस पर तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है क्योंकि उसका ग्रोथ रिड्यूस करना, लेकिन जो है सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि जो नॉर्मल ब्रेन है उनके ऊपर भी जो है रेडिएशन जो है रेडिएशन का इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसके कारण से नॉर्मल सेल भी जो हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं। और जब रेडिएशन दिया जाता है तो वो जो है हमारी स्किन के ऊपर, हेयर्स के ऊपर ये लॉस शुरू हो जाते हैं, स्किन डार्कन हो जाती हैं। ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन्हीं साइड इफ़ेक्ट्स को मॉडर्न थेरेपी में अब क्या करते हैं कि जो है बहुत सारी जो है रेडिएशन में भी क्या कहते हैं न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ आ गई, जिसको अभी आपको बताया कि गामा नाइफ सर्जरी। गामा नाइफ सर्जरी इस तरीके की सर्जरी होती है कि उसमें कोई नाइफ नहीं होती है, उसमें रेडिएशन आपको जो है वो तीनों डायरेक्शन में XYZ डायरेक्शन में दी जाती हैं, और जहाँ पे किरणें मिलती हैं वहाँ पे ही एनर्जी जनरेट होती है, जिसके कारण से ब्रेन के ऊपर जो आप बता रहे हैं कि साइड इफ़ेक्ट जो नॉर्मल ब्रेन पे पड़ता है वो बहुत कम होता है। और डिस्ट्रक्शन जो है खाली एबनॉर्मल सेल या एबनॉर्मल वो जो है ट्यूमर्स के ऊपर ही होता है। तो ये अब जो है जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं रेडिएशन के भी काफ़ी कम हो गए हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ जाने के कारण से। सो डॉक्टर साहब, इसके ट्रीटमेंट के बाद इसके प्रोग्नोसिस के बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, प्रोग्नोसिस जो है वो डिपेंड करती है कि ब्रेन ट्यूमर किस तरीके के हैं। जैसे कि बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन के जो कि बेनाइन होते हैं, अगर उनको जो है कम्प्लीटली सर्जरी के माध्यम से निकाल दिया जाए तो उनके रीग्रोथ करने के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं, कम्प्लीटली निकाल दिया जाए। और बेनाइन ट्यूमर्स के पेशेंट्स को सर्जरी के बाद जनरली जो है हम लोग क्योर मान लेते हैं अगर कम्प्लीटली निकल जाए। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं जो बहुत जो हैं कैंसरस होते हैं, जो जिनको मैं बता रहा हूँ हाईएस्ट कैंसरस ट्यूमर जो ब्रेन में है इस कॉल्ड ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है। इनमें जो है अगर आप सर्जरी करके
फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन भी दे देते हैं। ये सारी की सारी मॉडलिटीज़ करने के बाद भी ट्रीटमेंट की पेशेंट की प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है। उनका सर्वाइवल करीब जो है 10 से 11 महीने के अप्रॉक्सीमेटली होता है। इस सब कुछ करने के बाद 11 महीने 12 महीने से ज़्यादा जो है पेशेंट का सर्वाइवल जो है हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये है कि दैट डिपेंड्स कि जो है किस तरीके का ट्यूमर है, उसकी प्रोग्नोसिस, उनका जो है सर्वाइवल सारा का सारा जो है उन्हीं चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम लोग सर्जरी करते हैं तो उसको बायोप्सी करने के लिए हम लोग जो है पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। अगर वो जिस तरीके का ट्यूमर बताते हैं तो उस लिहाज से उसकी प्रोग्नोसिस जो है डिपेंड करती है। एंड जिसका सर्वाइवल चांसेस अच्छे हैं, जिनके ठीक हैं, उनके लिए अब लाइफ आगे किस तरह की होती है? उनके लाइफ में किस किस तरह के चेंजेस आते हैं? अगर किसी के जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं हमने जो है सर्जरी के माध्यम से निकाल दिया है तो जनरली जो है ब्रेन सर्जरीज भी, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था कि दैट इज़ अ ब्रेन ट्यूमर, ऑपरेशन कराएंगे तो जो है पेशेंट जो है 80% तो डेथ ही हो जानी है। नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है सर्जरीज जो है काफ़ी रिफाइंड हो चुकी हैं। सर्जरीज़ की जो है एक्यूरेसीज़ बहुत बढ़ गई हैं। आज की डेट में हम लोग ओपन आई सर्जरीज़ नहीं करते हैं। सारी की सारी सर्जरीज़ माइक्रोस्कोप, हाई मैग्नीफिकेशन, इंडोस्कोप, इन सब के माध्यम से होती हैं। तो जो है अब सर्जरीज़ भी सेफ़ हो गई हैं और सर्जरी कराना भी सेफ़ हो गई। जितना जो है प्रेगनेंसी एक जो है जो औरत होती है, जब जितना रिस्क जो है एक प्रेगनेंसी के ऑपरेशन में होता है उतना ही रिस्क अब हम लोग जो है न्यूरो सर्जरी या ब्रेन सर्जरी में भी होता है। उससे ज़्यादा रिस्क नहीं होता है करने में। सो डॉक्टर साहब, इतना सब होने के बाद अब इलाज हो गया पेशेंट का, उसके बाद अब जब हम नॉर्मल लाइफ में पेशेंट जा रहा है, उसकी फूडिंग को लेकर, उसकी लाइफस्टाइल को लेकर किस किस तरह की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा? जो भी ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट होते हैं या कैंसरस ट्यूमर होते हैं वो एक नॉर्मल डाइट खा सकते हैं, एक जो है नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हैं। बस थोड़ी सी हमको ये प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि जो है जैसा कि पेशेंट को कब जो है फिर दोबारा डॉक्टर के पास आना है। अगर कोई पेशेंट ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेटेड है या उसको जो है थेरेपीज चल रही हैं, अगर जो है पेशेंट को जो है हेडेक जो है फिर से शुरू हो रहा है, जो कि जो है कई दिन तक चल रहा है और दवाएं खाने के बाद भी जो है ख़त्म नहीं हो रहा है, या फिर जो है पेशेंट को रिसेंट ऑनसेट जो है क्या कहते हैं फिर से फिट्स पड़े, या फिर जो है पेशेंट को जो किसी हाथ पैर में जो है वीकनेस जो है डेवलप हो रही है, ऐसे पेशेंट को या कोई नया सिम्टम्स डेवलप हो रहा है तो उसको जो है फिर से डॉक्टर्स को अपने दिखाना चाहिए। ओके, सो डॉक्टर साहब, आज लाइक वर्ल्ड ट्यूमर डे है, तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे, उनको क्या सलाह देंगे आप, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वर्ल्ड ट्यूमर डे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई जो है घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर जो है कोई बहुत बड़ी चीज़ है कि जिसके लिए हम परेशान हों आज, क्योंकि जो है मॉडर्न साइंस में ब्रेन ट्यूमर्स के भी इलाज जो हैं और क्योर जो हैं संभव हैं। अगर किसी को इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं कि अगर सवेरे उठने पे उसको जो है हेडेक मालूम चले और जो है वॉमिटिंग आ रही हो, या कहीं पे वीकनेस डेवलप हो रहा है हाथ पैर में एक साइड के, या कभी जो है फिट्स आ रहे हैं यंग पेशेंट्स में, तो ऐसे पेशेंट्स को जो है डॉक्टर्स के पास दिखाना चाहिए। और जो है अगर निकलता भी है ब्रेन ट्यूमर तो उसके भी इलाज और जो है क्योर जो है संभव हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आज इतने स्पेशल डे पर आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।